तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो वर्मिलियन वर्ल्ड एम्परर रहते हैं वो अपना रियल नाम बताते हैं और एक प्लेनेट बताते हैं जहाँ से ये लोग आए हैं। कि उस समय एक ऐसा पावर आया था कि ये लोग कंफ्यूज हो गए थे। अब आगे ये बताते हैं कि इन्हें लगा कि वो थोड़े समय के लिए होगा, बट ये लोग 3 महीने पूरा कंफ्यूज रहे थे। और जब ये कंफ्यूजन गया, मतलब दिमाग फिर होश में आया, तब तक सेलेस्टियल रियल्म कोलैप्स कर चुका था। अज़्योर ड्रैगन मिसिंग थे। वो चेक करने गए थे कि सेलेस्टियल रियल में क्या हुआ है, बट कभी वापस ही नहीं आ पाए। और उसी समय कल्टीवेशन अलायंस का जन्म हुआ, जिसके साथ इनका वॉर हुआ था और इनका थर्ड हेवेंस ब्लाइट आ रहा था, तो ये इंजर्ड हो गए थे क्योंकि सभी को प्रोटेक्ट करना था। अज़्योर ड्रैगन गायब थे। ब्लैक टॉर्टोइस ने धोखा दे दिया था। वहीं पर व्हाइट टाइगर बैटल में मारे गए थे। उनकी लाश को भी चुरा लिया गया था। इवन कल्टीवेशन अलायंस को पता नहीं था कि वो वॉर किस लिए लड़ रहे हैं। कुछ लोगों को ये लगता था कि वो पूरे ब्रिलियंट वॉइड स्टार सिस्टम पर कब्जा करना चाहते हैं, बट ऐसा नहीं था। कारण ये था कि जो हमारे ब्लैक टॉर्टोइस थे, उनसे शायद उन्हें हमारा सीक्रेट पता चल गया था, हमारे 4 डिवाइन सेक्ट का। लेकिन लोकेशन क्या है प्लेनेट का वो नहीं पता चला था। मतलब ब्रिलियंट वर्ल्ड स्टार सिस्टम पे वो कल्टीवेशन प्लेनेट कहाँ है, उसे ढूंढना बहुत मुश्किल था। और जो एग्रीमेंट था हम 4 डिवाइन सेक्ट के बीच में, उसमें बस एक ही चीज था, बस वर्मिलियन वर्ल्ड डिवाइन एम्परर को एग्जैक्ट लोकेशन पता होगा उस प्लेनेट का। इसकी वजह से उन लोगों ने हमारे साथ वॉर शुरू किया। ये बताते हैं कि इन्होंने पूरा जान लगा दिया, लेकिन ये फिर भी उस सीक्रेट को सीक्रेट नहीं रख पाए और मुझे फाइनली लोकेशन बताना पड़ा, क्योंकि मेरे बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे और धीरे धीरे वॉर खत्म हो गया। और फिलहाल उसके बाद मैं 4 डिवाइन सेक्ट को लेकर इधर आके, मतलब ये जगह पे छिप गया और मैं सीरियसली इंजर्ड था और मुझे कोई मिल भी नहीं रहा था कि मैं ये सीक्रेट्स किसी को बता सकूं, बट अब तुम मिल चुके हो। फिर ये बोलते हैं कुछ और चीज मैं बताने वाला हूँ, ये हमारे 4 डिवाइन सेक्ट का सबसे गहरा रहस्य है। हमारे जो फर्स्ट जनरेशन के डिवाइन एम्परर थे, उन्होंने इस पर इंपॉर्टेंस क्यों दिया मुझे भी नहीं पता, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ अब। तो हमारा ये जो 4 डिवाइन सेक्ट है वो एक प्लेनेट से है। तुम उसे एक दरवाजा समझ सकते हो। ये दरवाजा जो था वो 4 भागों में बटा है, जो कि हमारे 4 जो डिवाइन एम्परर थे अलग अलग सेक्ट के, वो कंट्रोल करते थे। और ये अच्छे खासे 4 प्लेनेट पर छिपा के रखे गए। लेकिन तब क्या हुआ उस समय, मतलब बहुत पुरानी बात है, तो एंशिएंट सेलेस्टियल रियल्म, ये वाला सेलेस्टियल रियल्म नहीं, एंशिएंट सेलेस्टियल रियल्म, वो अचानक से कोलैप्स कर गया और दुनिया 4 सेलेस्टियल रियल्म में बट गया। तो ये जो चारों प्लेनेट हैं 4 अलग अलग स्टार सिस्टम में है। तो मैंने वो जो रहस्य था जो ब्रिलियंट वाइड रियल्म वाले लोगों को बताया, यानी जहाँ की मूविंग में, वो प्लेनेट था सुजाको। मतलब यहाँ वाले प्लेनेट का मैंने नाम बता दिया, बाकी 3 लोकेशंस मुझे भी नहीं पता। लेकिन वो वांगलिंग को स्टार मैप्स देते हैं, 3 स्टार मैप्स। वांगलिंग शॉक्ड हो जाता है, जो पहला प्लेनेट था वो कोई और नहीं था, ये सुजाकू था। मतलब सुजाकू पर पहला दरवाजा था। अब इसे समझ में आता है। तो इसीलिए मतलब डिवाइन एम्परर का जो एक अवतार था, मास्टर हुआन लॉन्ग, यानी जो हेंग्यू सेप के थे, वो वहां पर हमेशा रहते थे, उस जगह को गार्ड करते थे। फिर इसे याद आता कि यार देखो, ब्रिलियंट वॉइड की मूविंग में है, उसका भी एक क्लोन यानी कि ल्यू में वहां पे रहता था। फिर मोजी भी वहां पे रहता था। मोजी के जो मास्टर है शायद बहुत पावरफुल है, वांगलिंग को डाउट पहले से था, तो शायद उन्हें भी इसका अंदाजा है। मिडिल एज मैन यानी कि अपने मास्टर फिलहाल शांत हो जाते, वांगलिंग की तरफ स्माइल करते और प्यार से कहते हैं कि अगर बेटे प्रेशर बहुत ज़्यादा हो और हमारे 4 डिवाइन सेट की कोई उम्मीद ना हो कि वो टॉप पे फिर से लौट पाए, अगर हेवन सच में मेरे 4 डिवाइन सेट को डिस्ट्रॉय करना चाहता हो, तो अपने को ज़्यादा फोर्स मत करना। उसके बाद ये यहाँ से गायब हो जाते हैं। वांगलिंग शॉक्ड था, शांत होता है, थोड़े समय लगता है। वही दूसरी तरफ एक लाइट जैसा फिगर काफी तेजी से थंडर सेलेस्टियल टेंपल की तरफ बढ़ रहा था, और ये कोई और नहीं, लियोनजी थे। इनकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और ये चिल्लाते हैं कि मास्टर फ्लेम स्पार्क मुझे बचा लीजिए। फ्लेम स्पार्क इनको बचाने की कोशिश करते, पर वो जो थ्रेड्स थे, वो जो पॉइजन था, बहुत पावरफुल था। हालांकि ये लियोनजी को शांत करते हैं। लियोनजी बताता है कि कॉर्प सेक्ट के किसी ने इस पर अटैक कर दिया था। फिलहाल ये मतलब इन्हें जो जानना था लियोनजी से जान लेते हैं, और ये भी बताते हैं कि वर्मिलियन पर डिवाइन एम्परर वांगलिंग है और वो जेड है। फिलहाल इन्हें लियोनजी देते हैं और लियोनजी यहाँ पर पास आउट हो जाते हैं, मतलब मरे हैं कि क्या हुआ मुझे भी नहीं पता। फिलहाल फ्लेम स्पार्क हैरान थे कि यार ये न्यूज़, और फ्लेम स्पार्क ये जो जेड था वो बगल में जो ओल्ड मैन बैठे थे उन्हें देते हैं। उनका भी एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, पर एक एल्डर कहते हैं क्या पता ये सही है या ऐसे ही बस फैलाया जा रहा है। लेकिन फिर भी बाकी एल्डर सोचते हैं कि अगर ऐसा बंदा बाहर निकल गया तो भाई अलायंस छोड़ो, ऑल हेवन भी सुरक्षित नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं यार ऐसा बंदा हो ही नहीं सकता, बट फ्लेम स्पार्क कहते हैं कि आप सभी लोगों को मून बिस्ट याद है। बाकी एल्डर्स चौंक जाते हैं कि उन्हें समझ में आता है यार अगर मून बिस्ट है तो हो सकता है यही बंदा हो जो उसका मास्टर होगा। फ्लेम स्पार्क इधर शांत हो जाते हैं। एक आवाज़ इन्हें सुनाई देती है, वो जो थर्ड रियल वाले शायद एल्डर थे, ये उनकी आवाज़ थी। ये वेस्ट की तरफ देखते हैं, शायद वो दूर से इन्हें बता रहे थे। और फिर ये सभी लोगों को बोलते हैं कि बैटल्स रोक दो अलायंस के साथ
और जितने भी निर्वाणा स्क्रायर के बंदे हैं या ऊपर लेवल के, हमें साथ में जाना पड़ेगा। बट पहले मैं फॉर डिवाइन सेक्ट जाके आता हूँ। सेम सीन कॉर्प सेक्ट में भी होता है। कॉर्प सेक्ट वाले तो एकदम क्रेजी थे उस बॉडी के लिए। ली यंगजी वापस आ चुकी थी और ये बताती है जो भी चीजें हुई थी। अंदर से मैसेज आता है, मतलब एक ताबूत था, उसके अंदर से ब्लड का स्मेल आ रहा था और काफी खतरनाक कोल्ड ऑरा फैलती है कि तुम्हारा नाम क्या है। ली यंगजी बोलती है कि थर्ड किंग को मैं डिसाइपल ली यंगजी ग्रीट करती हूँ। और ये काफी डरी हुई थी। अब ये बोलते तुमने काफी अच्छा काम किया है, तुम जाओ। और ये कॉर्प्स पेट में, मतलब एक होल होता है, वहां पे कई सारे फ्लोर्स होते हैं और अच्छी अच्छी लाशें पड़ी होती है, तो तुम वहां से उठा सकती हो। 6th फ्लोर भी ये बोलते हैं, जो कि काफी रेयर माना जाता है। और फिलहाल ये जो थर्ड किंग थे काफी एक्साइटेड थे कि एंशिएंट गॉड, वो भी 8 स्टार, अगर नॉर्मल रहता तो ठीक भी है, बट ये तो रॉयल एंशिएंट गॉड है। अब ये सुनकर के ली यंगजी भी चौंक जाती और इस दौरान ये आदेश देते हैं कि 9th लेयर ओपन करो कॉर्प्स पेट का, 8 बॉडीज को बाहर निकालो। इस बार 9 जो किंग्स हैं कॉर्प सेक्ट में से, उसमें से 8 लोग हम जाएंगे और बाकी भी जो इनके एल्डर्स वगैरह फैले हुए थे सभी को बुलाने का आदेश दे दिया जाता है। पर ली यंगजी बोलती कि मैं श्योर नहीं हूँ, कि क्या पता ये ऐसी न्यूज़ फैला दी हुई हो। बट ये बोलते टेंशन मत लो, अगर वर्मिलियन बट डिवाइन एम्परर ने बोला है तो स्टेटस को देखते हुए 70% चांसेस है कि सही होगा। लेकिन फिर भी इस बार ये खुद फॉर डिवाइन सेक्ट जा रहे थे। इधर मोजी वापस आ चुके थे और ये भी बताते हैं जो भी चीजें थी। उधर वांगलिंग अपना मजे में था, इतना बड़ा केओस फैला करके। ये एक वोल्केनो के पास बैठा था और शांति से कल्टीवेट कर रहा था। बगल में इसके थंडर टोड बैठा था, जो कि आराम से इन टेम्परेचर्स को अब सह पा रहा था। वांगलिंग जानता था बड़ा बैटल आ रहा है, इसे तैयारियां करनी पड़ेंगी, स्पेल्स बढ़ाने पड़ेंगे। और वांगलिंग वैसे भी जानता था कि ये एंशिएंट गॉड है, सबको पता चल चुका था, इसलिए ये फॉर डिवाइन सेक्ट वापस आया था। नहीं तो शायद ये कहीं और ढूंढ के कल्टीवेट कर सकता था, लेकिन ये खुद एंशिएंट गॉड है, उन लोगों को पता था, तो शायद इसे हंट करते ही। तो थंडर टोड आ चुका था जहां पर ये ट्रेन करने गया था, यानी ब्लैक टोर्टाइज डिवाइन सेक्ट में। बट अभी तक मॉस्क्यूटो बीच नहीं आया था। अज़्योर ड्रैगन डिवाइन सेक्ट के लोग बोले थे कि वो बीच में तो आ रहा था जब हम निकले थे, तो वो आ जाना चाहिए था। बट वांगलिंग सोचता यार कहीं मजे मार रहा होगा, आ ही जाएगा। लगातार कल्टीवेशन के दौरान वांगलिंग के हार्ट में वो जो ब्रोकन स्वॉर्ड था, जो ग्रे रोब्ड ऑलसीर ने भोंका था इसके बॉडी में, उसे ये फाइनली बाहर निकाल पाता है। और गाइस देखो, 2 वीडियो बनाने का दिक्कत क्या है कि सैटरडे संडे में खाली तो रहता हूँ, बट भाई काम बहुत रहते हैं। मतलब बर्तन, घर, कपड़े, बहुत सी चीज़ें, बाथरूम साफ करना। हाँ, अगर कोई आके कर देगा तो शायद मैं 2 वीडियो बना दूँ, और बाकी दिन तो पॉसिबल नहीं है यार। क्योंकि देखो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बनाने के बाद फिर नहा के ऑफिस निकलूँगा, फिर शाम में 6 बजे आऊँगा, फिर खाना बनाऊँगा। तो सोच के देख लेना। खैर आगे बढ़ते हैं। अब जब ये ब्रोकन स्वॉर्ड बाहर निकलता तो इसमें से स्लॉटर और बाहर निकलती है। ये ग्रे रोब्ड ऑलसीर का स्लॉटर एनर्जी था, क्योंकि इस बैटल स्वॉर्ड में ही उनका जो स्लॉटर ऑरा रहता था वो फोकस रहता था। 3 साल रिफाइन करने के बाद वांगलिंग को अब इसका समझ हो चुका था कि अगर ये इसे रिफाइन कर लिया तो ये आराम से सेलेस्टियल स्लॉटर ऑरा को कल्टीवेट कर सकता है। और अब इसे वो मतलब नुकसान नहीं होगा कि अगर ये 1 मिलियन तक पहुंच गया तो ऑलसीर इसे एब्जॉर्ब कर लेंगे, क्योंकि अब ये इसका होगा, क्योंकि इसे रिफाइन कर चुका है। और इसे रिफाइन करने के लिए, मतलब पूरा कंट्रोल करने के लिए, अपने फायर और थंडर एसेंस दोनों को यूज करता है। इसका जो सेकंड सोल था, जो कि फायर ऑरा का बना हुआ था, वो भी अपने फायर ऑरा को इस पर फेंकता है। अगर वांगलिंग ने जो 9 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन था उसका फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन पूरा नहीं किया होता तो चांसेस कम थे कि स्लॉटर ऑरा को ये ब्लॉक कर पाए। और रिफाइनमेंट बढ़ाने के लिए वांगलिंग जो था वो सेलेस्टियल स्टैम्प में 18वें लेयर में छिपे हुए मास्टर वॉइड और ऑलसीर के जो दोनों अवतार्स फ्यूज हो चुके थे उन्हें निकालता है। 12 घंटे बीत जाते हैं। वांगलिंग की आंखों में चमक था और फाइनली जो तलवार गल चुका था, वांगलिंग का जो सोल था इसे एब्जॉर्ब कर लेता है। मास्टर वॉइड और ऑलसीर सिलिंग स्टैम्प में वापस लौट जाते हैं। तो ये जो रेड स्वॉर्ड था इसका जो सेकंड ओरिजिन सोल था उसके साथ फ्यूज हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि इसे रिफाइन करने के दौरान इसके अंदर जो स्लॉटर ऑरा थी वो कम हो जाती है। तो वांगलिंग को अब इसे कल्टीवेट करना पड़ेगा अगर बढ़ाना है तो। अब वांगलिंग वो त्रिशूल निकालता है जो इसने ऑलसीर से छीन लिया था। बेसिकली वो 2C का रिफाइन किया गया वेपन था। इधर यहाँ से दूर में एक प्लेनेट था जो कि फॉर डिवाइन सेक्ट का ही पार्ट है। यहाँ पर एक सुंदर लड़की काफी नाराज एक्सप्रेशन के साथ थी। यहाँ पर एक वांगलिंग का स्टैचू भी था और गुफा के बाहर में एक बंदा कल्टीवेट कर रहा था और ये उससे बोल रही थी कि मुझे अंदर जाने दो, और इसकी आंखों में आंसू थे, बट ये बंदा ना में बोलता है। लेडी कुछ बोलने वाली थी और वांगलिंग यहाँ पर प्रकट हो जाता है। ये बंदा वांगलिंग को देखते ही ग्रीट करता है। ये था 13 अपना। अब ये जो लेडी थी वांगलिंग को देखकर कुछ बोलती नहीं। वांगलिंग देखता है कि लिंगेर अपने ग्रैंडफादर तक मुझे ले चलो। वांगलिंग को पता था कि यार गलत तो हुआ है,
इसको ही नहीं होता। इसकी जो ओरिजिनल बॉडी थी, जो जमीन के अंदर थी, जिसके ऊपर सीबल पक्षी भी बैठा था, इसके अंदर भी निराशा दिखती है। और वांगलिंग मानो हड्डियों के ऊपर बैठा हो। फिलहाल मास्टर यी चेन को दिखाया जाता है, जो कि काफी निराश थे। इनके 2 भाई मारे जा चुके थे और ये बोलते यार मेरी गलती है कि मैं तुम लोगों को लेकर गया। और ये लगातार वाइन पी रहे थे, आंखों में आंसू थे। अब वांगलिंग जब यहाँ पर प्रकट होता है तो इन्हें मतलब एक गुस्सा आता है, हेट्रेड आती है, बट ये खुद को शांत करते हैं। वांगलिंग भी इनके साथ बैठ के पीने लगता है। इधर अलायंस स्टार सिस्टम के सेंट्रल पार्ट में 10-12 मस्क्यूटो बीस्ट होंगे या उससे भी ज्यादा। इनकी आंखें लाल हो चुकी थी, मानो एक स्मेल की वजह से ये आकर्षित हो चुके थे। और 3 लोग थे जो इन्हें लेकर कहीं जा रहे थे, और इनमें से एक काफी लालच में था कि हमें नहीं लगा था कि इतने सारे मस्क्यूटो बीस्ट मिल जाएंगे, और इसमें तो एक मस्क्यूटो किंग भी है। और बोलने का इसका तरीका ऐसा था कि मानो ये अलायंस स्टार सिस्टम का है ही नहीं, कहीं बाहर से आया है। और अब ये इधर मास्टर यी चेन वांगलिंग से बोलते हैं कि दोनों भाई मारे जा चुके हैं, मैं अकेला बचा हूँ। वांगलिंग भी बोलता है यार मुझे तुम तीनों को लेके नहीं जाना था। यी चेन समझते हैं कि तुम्हारी गलती नहीं है, हमको मालूम था कि वहाँ पे रिस्क है, बट फिर भी हम गए थे। और इनका जो एक्सप्रेशन था शांत हो जाता है, और लिंगियर से बोलते हैं थोड़ा और फाइन लाओ। और यी चेन अपने को बोलते हैं कि यार मैं खुद पे काफी गुस्सा हूँ, क्योंकि मेरा कल्टीवेशन उतना नहीं था, नहीं तो मेरे दोनों भाई मरते नहीं, या एटलीस्ट मैं उन्हें रीसरेक्ट कर पाता, और मैं अपना बदला भी नहीं ले पाया। वांगलिंग फिर से वाइन पीता है और बोलता है कि आप टेंशन मत लो, इस मैटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। तुम्हारे भाइयों को जो इस बंदे ने मारा वो टाजिया है, और आपको मैं मौका दूंगा कि आप उसे मार पाओ। यी चेन बोलते क्या सच में? वांगलिंग भी बोलता है ये मेरा प्रॉमिस है। और ये फिर बताता है कि देखो लाइफ और डेथ जो है ना, किसी के भी जीवन का एक पार्ट है। अगर आप समझ गए तो आराम से पार कर जाओगे। मतलब लोग जाते रहते हैं भाई, हम उन्हें बस याद रख सकते हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब आप खुद देखो ना, कितने कल्टीवेटर्स मरते रहते हैं, कितनों को हम याद रखते हैं। फिर ये कविता सुनाता है कि एप्रिकॉट ट्री ब्लूम्स वाइट फ्लावर, द डॉटर वोंट बी टेकन बाय अ डाविस्ट फैमिली। मतलब ऐसे करके एक स्टोरी बताता है कि मैं अभी तक अपना डाव नहीं ढूंढ पाया। मैं अपने एज के बारे में पूछता हूँ, कुत्ते भौंकते हैं, बिल्लियाँ नोचती हैं, डाविस्ट को भगाती हैं। ये किसी बचपन की कविता थी। और वांगलिंग बोलता अगर आप इसे समझ गए तो समझ लो जीवन समझ गए। अब यी चेन देखते कि वांगलिंग जा रहा था, ये पूछते क्या तुम समझ पाए? वांगलिंग भी बोलता अभी तक तो नहीं, और यहाँ से निकल जाता है। जब ये जा रहा था तो इसकी आंखों में एक अलग उदासी था। अगर आप लाइफ और डेथ के परे चले गए तो आपको लोनलीनेस झेलना नहीं पड़ता है। वांगलिंग अभी भी झेल रहा था, कुछ कारण था। एक लड़की थी जिसकी वजह से, वो थी ली मुआन, और फिलहाल ये उसी को याद करता है। फिलहाल ये कॉफिन निकालता है और देखता है, और ये बोलता है कि जब तुम जाग जाओगे तो हम एक ऐसा जगह ढूंढेंगे जहाँ पर कोई ना आ सके। पहले मुझे समझ में नहीं आता था, बट अब मुझे समझ में आता है। मतलब इसे वो फीलिंग नहीं समझ में आती थी प्यार वाली, जो इसने जाओई या किंग शुआंग के बीच में देखा था, या अपने और ली मुआन के बीच में। और फिर से इसके अंदर वही डिटर्मिनेशन आता है, हेवन डिफाइंड डिटर्मिनेशन। वांगलिंग मतलब वोल्केनोस के पास बैठा था, और इस दौरान वोल्केनोस की ओर काफी ज्यादा फियर्स होने लगती है, और आसमान में ये वोल्केनोस का जो मैग्मा रहता है, लावा रहता है, वो फैलने लगता है। और वांगलिंग यहीं पर बैठा था, इसे कुछ पता नहीं चल रहा था, बस ये कॉफिन को देख रहा था। धीरे धीरे ये लावा पूरे एरिया को कवर करने लगता है। वांगलिंग बोलता है क्या ये प्यारा है? यह है पावर माउंटेन क्रम्बल्स का। और ये बोलता है फिर कि वानिर देखो, फिर मैं ये बाइफैन का 4th स्पेल माउंटेन क्रम्बल्स को अब मास्टर करूंगा। और फिलहाल ये कल्टीवेशन में लग जाता है। ऐसे याद आता है कि किंग शुई ने माउंटेन क्रम्बल्स को कैसे यूज किया था। उनका स्लॉटर रियल में उस समय प्रकट हुआ था जब उन्होंने इस टेक्निक को यूज किया था डेमन स्पिरिट लैंड में। इससे वो फीलिंग तो आई थी, बट वो उस लेवल पे नहीं आई थी। बाइफान के पास 6 स्पेल्स थे, कॉल द विंड, समन द रेन, मैजिक आर्सेनल, फिर माउंटेन क्रम्बल्स, लैंड कोलैप्स, डार्क मून, क्लियर स्काइज। शुरुआत के 3 तो इसने सीख चुके थे, आखिरी के 3 बहुत पावरफुल कहे जाते हैं, और किंग शुई ने इनके बारे में इसे बताया था। मतलब आप माउंटेन्स बना सकते हो बस अपने ओरिजिन सोल की मदद से, और ये इसका पावर जो होगा अलग लेवल पे होगा, और ये रियल दिखता था। सबसे बड़ी बात ये थी, मतलब एक तरह से इल्यूजन है, बट ये सच में दिखेगा। और वांगलिंग इस दौरान सोचता है कि मतलब अगर वो इल्यूजन है फिर भी रियल दिखेगा, तो वानियर की तरफ देखकर पूछता है कि सही क्या है, गलत क्या है। अब इस क्वेश्चन का आंसर वांगलिंग को कोई नहीं दे सकता था। ये दूर देखता है, सोच रहा था, और इसका जो ऑरा था इस वर्ल्ड के साथ मर्ज होने लगता है। मतलब कि ये सोच रहा था कि माउंटेन बनाऊं डिवाइन सेंस से, जो कि रियल लगे। और किंग शुई ने इसके बारे में इसे बताया नहीं था, वो जानते थे कि बताने का मतलब नहीं, वांगलिंग खुद से कॉम्प्रीहेंड करेगा तो ज्यादा सीखेगा, इसलिए उन्होंने इसे इनहेरिटेंस के रूप में इसे पास नहीं किया था। अब वांगलिंग सोचना शुरू करता है कि ट्रू और फॉल्स। लगता है शायद ये लाइफ और डेथ के जैसा है, कार्मिक कॉज और कार्मिक इफेक्ट के जैसा है। वांगलिंग आंखें बंद कर चुका था, सोचना शुरू करता है। ये जो वोल्केनोस थे ये और ज्यादा ऊपर ऊपर उठने लगते हैं। लंबा समय बीत जाता है, वांगलिंग आंखें खोलता है, बट ये कंफ्यूज था। फिलहाल ही कॉफिन को अब गायब कर देता है, और ये जो मैग्मा था इसके ऊपर कूद जाता है, और वहां पर जाकर के
कमल आसन में बैठ जाता है, यानी लोटस पोजीशन में, और फिर कल्टीवेशन शुरू करता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता ट्रू और फॉल्स क्या होता है, इस दुनिया में कुछ भी सच नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। मतलब सिक्के के दो पहलू हैं, जैसे कि लाइफ और डेथ जुड़े हैं वैसे सही और गलत जुड़े हैं। और इसे याद आता कि मोजी ने कहा था कि हर जो डोमेन होता है ये आपके दिमाग की अवस्था पे डिपेंड करता है कि आप सोचते कैसे हो, वैसा आपका डोमेन बनेगा। और धीरे धीरे लावा की जो औरत थी वांगलिंग उसके साथ मर्ज हो जाता है, और इस दौरान ये जो वोल्केनो था इसके अंदर वांगलिंग एक एंशिएंट ऑरा फील करता है, जो कि वोल्केनो का शायद सोल था। मानो ऐसा ही से लगता है कि ये खुद वोल्केनो बन चुका है। अब वांगलिंग देख सकता था कि ये प्लेनेट बना कैसे था, कि सबसे पहले यहाँ पर फायर हो रहा थी, धीरे धीरे वो लावा में बन गई, उसके बाद लावा फटता है, मतलब एक लेवल के बाद वोल्केनोज में से वो लावा बाहर निकलता है, तो वो चीज़, फिर यहाँ पर फायर बेस्ड, फिर ये देखता वर्मिलियन बट डिवाइन सेट यहाँ पर फिर आए थे, और ये 10,000 साल में जो भी चीजें हुआ था ये देख सकता था। वांगलिंग को समझ में आता है कि मैं वोल्केनो हूँ, मेरा गुस्सा जो वोल्केनो बाहर निकलता है। अब वांगलिंग का डिवाइन सेंस फैलना शुरू होता है, मतलब इसे ज्ञान प्राप्त हो रहा था। तो धीरे धीरे दूर में जो भी वोल्केनोस थे सब इसके डिवाइन सेंस में मर्ज होने लगते हैं, और ज्यादा लावा बाहर निकलने लगता है। पूरे प्लेनेट के वोल्केनोस को ये कवर कर चुका था, जितने भी वोल्केनोस थे मानो ये सब इसके अवतार हो। अब जब एल्डर देखते हैं तो डाउट में आ जाते हैं और वांगलिंग की तरफ देखते हैं कि यार ये तो डिवाइन एम्परर है, ये ऑरा लेकिन काफी एंशिएंट है। हालांकि ये निर्वाणा शैटरर पर थे, बट इन्हें लगता है कि मानो वांगलिंग के सामने बच्चा हो, क्योंकि वांगलिंग का कल्टीवेशन क्या था 2000 साल से भी कम, शायद 1500 साल के आसपास। ये लोग वांगलिंग को इज्जत देते थे, बट ऊपर लेवल पे अंदर से अभी भी वो भाव नहीं आया था। लेकिन जब इस ऑरा को फील करते हैं तब इन्हें समझ में आता है। बाकियों को भी ये डिस्कवरी होती है, मतलब जो भी एल्डर्स थे, और इस फियर्स ऑरा को फील करके एल्डर्स चिल्लाने लगते हैं, मतलब बाकी डिसाइपल्स को कि यहाँ से बाहर निकलो। और कुछ एल्डर्स को निराशा होती है वांगलिंग की तरफ देखकर कि भाई ये बंदा क्या कर रहा है, हमारे डिवाइन एम्परर, लोग मारे जा सकते हैं। धीरे धीरे एंशिएंट हो रहा और स्ट्रांग होते जाती है। बहुत सारे जो बंदे थे पैनिक होकर के प्लेनेट से भाग जाते हैं, लेकिन आसपास भी जो प्लेनेट्स थे वो भी वांगलिंग के ऑरा के साथ फ्यूज होने लगते हैं, और एक पावरफुल डिवाइन सेंस फैलना शुरू हो जाता है। बिग हेड हो या कोई भी इस समय फील कर सकते थे। इधर इस दौरान वर्मिलियन बर्ड का जो एरिया था वहां पर एक एल्डर प्रकट होते हैं। एक ओल्ड मैन थे, ये थे मास्टर फ्लेम स्पार्क, और इनके बगल में एक और रिपल होता है, एक दूसरे बंदे प्रकट होते हैं, थर्ड किंग। और थर्ड किंग इन्हें पहचान जाता है और ये उन्हें पहचान जाते हैं। बस थर्ड किंग के बारे में फ्लेम स्पार्क ये बोलते हैं कि तुम वन ऑफ द 9 किंग्स हो ना, कौन से हो मुझे नहीं पता। तो ये पावर था सेलेस्टियल एम्परर बाइफान के स्पेल का। वांगलिंग का डिवाइन सेंस इतना नहीं फैल सकता था, जितने भी एल्डर से सब शॉक थे, और ये लोग हैरान थे, मतलब वांगलिंग के ऑरा को फील करके। वांगलिंग इधर सोच रहा था कि अगर कार्मिक कॉज नहीं होगा तो कार्मिक इफेक्ट नहीं होगा, यानी कोई कर्मा नहीं होगा, लाइफ नहीं होगा तो डेथ नहीं होगा, और लाइफ और डेथ नहीं होगा, सब चीज इटर्नल होगा। और ट्रू और फॉल्स की बात रही तो वो एक विचार से बस अलग है। ये सभी चीजें मतलब सबको सुनाई देती हैं, और वांगलिंग को समझ में आता कि किंग शुई ने क्यों इसे नहीं बताया था। जब आप समझ जाओगे तो आप समझ जाओगे, ऐसा वांगलिंग सोचता है। वांगलिंग आंखें खोलता है, और जब आंखें खोलता है तो ये ऑरा जो था फ्लेम स्पार्क, चाहे वो थर्ड किंग, जब फील करते हैं तो उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। डिवाइन सेंस इतना पावरफुल था कि ये दोनों भी अपने सामने, मतलब इस ऑरा के सामने खुद को बच्चा फील करते। और पहला विचार ये था कि वर्मिलियन बर्ड डिवाइन एम्परर होंगे, शायद पुराने वाले, क्योंकि नए वाले वर्मिलियन बर्ड एम्परर उन्हें तो ज्यादा समय हो भी नहीं रहा। लेकिन फ्लेम स्पार्क इस ऑरा को फील करते हैं और हैरान जी कि ये और उधर से आवाज भी आता है कि मास्टर फ्लेम स्पार्क। अब फ्लेम स्पार्क भी बोलते हैं कि योर एक्सीलेंसी। वांगलिंग की आवाज आती है कि हाँ मैं वर्मिलियन बर्ड डिवाइन एम्परर हूँ। फ्लेम स्पार्क बोलते हैं तुम वांगलिंग हो, ये बोलता है हाँ। थर्ड जो किंग थे उनका भी सेम हाल था, और वांगलिंग बोलता है शायद आप कॉर्प सेक्ट के हो। अब ये बताते हैं कि हाँ मैं कॉर्प सेक्ट का थर्ड किंग हूँ। ये दिखने में शांत दिख रहे थे, पर अंदर इनके भी बेचैनी होती है कि क्या बंदा है यार ये। और ये फिर वो स्टोरी बताते कि लिंगजी ने मुझे वो जेड दिखाया था। फ्लेम स्पार्क समझ तो जाते कि वांगलिंग का डिवाइन सेंस इतना पावरफुल कैसे हुआ होगा किसी स्पेल के थ्रू, बट ऐसा स्पेल जो उसके डिवाइन सेंस को बाकी चीजों के साथ मर्ज कर सके, क्या ये वर्मिलियन बर्ड का पावर है? फिलहाल वांगलिंग इन्हें बोलता है मैं लोकेशन तो बता दूंगा, लेकिन वो काफी खतरा है, आपको जाना है वो आपके ऊपर है। और वांगलिंग स्पेस में एक मैप बनाता है जो कि प्लेनेट सुजाकू का था। फ्लेम स्पार्क बोलते क्या बात कर रहे हो? अब मेडिलेजमैन स्माइल करते हैं, यानी थर्ड किंग, कि अगर आप ये रिवील कर रहे हो तो आपका भी इसमें कुछ फायदा होगा। वांगलिंग बोलता है सबका अपना काम है, मैं बस आप लोगों को यूज कर रहा हूँ, मतलब कि उस बंदे को मारने में आपको लाश मिल जाएगी। कॉर्पसेक्ट वाला बंदा बोलता है कि आप सच में कैंडिड इंसान हो, और फिर ये निकल जाता है। फ्लेम स्पार्क भी सोचते हैं वांगलिंग की तरफ एक अलग इमोशंस के साथ देखते हैं, और बोलते हैं मैंने शायद तुम्हें अंडरस्टिमेट किया, और ये भूल जाओ कि मैं थंडर सेलेस्टियल टेंपल का मास्टर हूँ, तुम वर्मिलियन बर्ड एम्परर हो, मैं तुम्हें कैसे ट्रीट करूँ। वांगलिंग भी बोलता है नॉट बैड। फ्लेम स्पार्क बोलते हैं कि तुम सही में सच्चे आदमी हो। फिर भी क्या सही है वो
न्यूज वांगलिंग भी बोलता है सीनियर फ्लेम स्पार्क, मैं आपको क्यों धोखा दूं। फ्लेम स्पार्क भी अब यहाँ से निकल जाते हैं। अब वांगलिंग का जो डिवाइन सेंस था वो शांत हो जाता है, ये आंखें खोलता है, जो प्लैनेट्स थे वो नॉर्मल हो जाते हैं और ये सोचता है कि इसका जो डोमेन था वो लाइफ और डेथ साइकिल से स्टार्ट हुआ था, फिर कर्मा में इवॉल्व हुआ था और अब इस माउंटेन क्रम्बल्स की पावर की वजह से, मतलब समझ की वजह से, इसका जो डोमेन था थोड़ा सा ही सही बट ट्रू और फॉल्स की तरफ बढ़ चुका है। इसका कर्मा डोमेन अब कंप्लीट हो चुका था, निर्वाणा स्क्रायर से अब निर्वाणा क्लेंजर की तरफ बढ़ चुका था। बस इसे थोड़ा सा और यूज करना पड़ेगा ओरिजिन एनर्जी और ये सच में निर्वाणा क्लेंजर लेवल का कल्टीवेटर बन जाएगा। और ये जो अब जिस तरफ बढ़ रहा था इसे कहते हैं ग्रैंड डाउ। अब इसकी ऑरा बढ़ चुकी थी, फायर एनर्जी इसके बॉडी में लिमिट तक थी, बस एक ब्रेक थ्रू करना था और ये अब इस ऑरा को फील कर सकता था। इस दौरान अब इसे वो स्टोरेज बैग लेके चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निर्वाणा क्लिंजर के लोग स्पेस में होल बना लेते हैं और उनका एक स्टोरेज बैग बन जाता है और वांगलिंग अपने पूरे सामान रख लेता है। पर तभी एक ऑरा ये फील करता है और उसका एक्सप्रेशन काफी कोल्ड हो जाता है। ये गायब होता है, प्रकट होता है, मस्क्विटो बीस्ट को देखता है जो कि हवा में आ तो रहा था लेकिन खून से सना हुआ था, सीरियसली इंजर्ड था और इसके मतलब जख्मों से ग्रीन गैस बाहर निकल रहा था। इसका मुंह भी थोड़ा फट चुका था और जब ये वांगलिंग को देखता है तो चिल्लाता है। वांगलिंग अपनी ओरा से इस ग्रीन गैस को हटा देता है और फिर इसे बहुत सारे पिल्स देता है और इसका डिवाइन सेंस मॉस्किटो बिस्ट के माइंड में घुसता है और इसे जो दिखता है, इसका गुस्सा 7वें आसमान पे था कि लगता है उन लोगों को मरना है। फिलहाल अलायंस के सेंटर वाले पार्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर 3 बंदे थे। इनकी भी हालत खराब थी, इनमें से एक का पैर थोड़ा सा हड्डियां फटी हुई थी, ये बैंडेज लगा के था, बाकी दोनों का भी सेम हाल था। एक के चेस्ट पर इंजरी थी और इनके पीछे 12-15 मच्छर होंगे जो कि थोड़े बहुत इंजर्ड थे, लेकिन ये काफी गुस्से में थे कि यार वो चाइल्ड था जो जायंट मॉस्किटो किंग था, वो भाग गया। अगर वो हम उसे क्लाउड से लेकर जाते तो हमें अच्छा खासा मतलब ट्रेजर्स वगैरह मिल जाता, हेवेंस ब्लाइट लिक्विड भी मिल जाता। पर दूसरा बंदा बोलता है यार पागल हो तुम, वो मॉस्किटो बीस्ट के शायद किसी ने उसे पाला था और जिसने भी पाला होगा, सोचो मॉस्किटो बीस्ट को पालना कितना मुश्किल काम है, वो कितना पावरफुल होगा। हमें जल्दी से एल्डर से मिलना पड़ेगा और यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये बात कर रहे थे कि यार उस पे भी तो हमने वो धुआं छोड़ा ही था, बट वो स्ट्रगल करने लगा और उसकी वजह से बाकी मॉस्किटो बीस्ट भी स्ट्रगल करने लगे। इनके पास टोटल अभी 19 मॉस्किटो बीस्ट थे और ये काफी थे और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं जहाँ पर थोड़ा ग्रीन लाइट का ऑरा फैला हुआ था। फिलहाल ये 3 जेट्स निकालते हैं और तीनों अपने ब्लड को यूज करते हैं और एक लाइट स्क्रीन बना हुआ था उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। मॉस्किटो बीस्ट भी इसके अंदर जाने लगते हैं। फिर ये लोग सोचते हैं कि यार मॉस्किटो बीस्ट जो कि हमारे विंड सेलेस्टियल रियल्म के पार्ट है, हमारे मतलब क्लाउड सी स्टार सिस्टम के पार्ट है, यहाँ पर कैसे। फिलहाल इनके बारे में सोचना क्या फर्क पड़ता है, बस हमें जल्दी से निकलना चाहिए। मुझे एक बैड फीलिंग आ रही है। ये आगे बढ़ते रहते हैं और आगे में एक बड़ा सा फॉर्मेशन दिखता है जहाँ पर 100 कल्टीवेटर्स थे जो कि इसे अरेंज कर रहे थे और यहाँ पर 2 ओल्ड मैन खड़े थे। और जब वो देखते हैं कि जायंट मॉस्किटो बीस्ट, तो वो भी हैरान हो जाते हैं और ये भी चिल्लाते हैं कि फॉर्मेशन जल्दी बनाओ। अब इस दौरान एक ओल्ड मैन पूछते हैं अपने एक डिसाइपल से, इन तीनों में से, कि सुगजिन मैटर स्कैन के साथ। अब ये बंदा बताता है। ओल्ड मैन जब पूरी कहानी सुनते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं कि अगर उसका कोई ओनर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगर ओनर हुआ तो समझ लो वो कितना पावरफुल होगा, क्योंकि इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। इवन जो इनका जो क्लैन है हेवेंस गेट से, उनके भी जो पावरफुल कल्टीवेटर्स हैं वो पकड़ नहीं पाते, क्योंकि ये जो मॉस्किटोज रहते हैं वो लाखों की संख्या में या कम से कम 50-100 तो एक साथ रहते ही है। लेकिन ये बोलते हैं कि ये ग्रीन लाइट स्क्रीन हमने आगे लगा के रखा है, तो अलायंस का कोई भी बंदा इजीली एंटर नहीं कर पाएगा। मतलब अगर निर्वाणा शैटर के पीक का भी बंदा होगा तो उसे टाइम लगेगा इस फॉर्मेशन को तोड़ के अंदर आने में। और ये फॉर्मेशन इन्हें रैंक 8 के हेवेंस गेट सेक्ट ने गिफ्ट किया था। पर ये तीनों बंदे काफी एक्साइटेड थे कि जब वो मास्टर आएगा मॉस्किटो बीस्ट का, तो लाइट स्क्रीन को तोड़ने में समय लेगा, तब तक हम यहाँ से भाग जाएंगे, कितना मजा आएगा। अब किसी को क्या पता था कि वांगलिंग कितना गुस्सा है। इसका एक ही सिद्धांत था, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, कि छेड़ोगे नहीं तो पीलोगे नहीं। मतलब ये कुछ नहीं करता था। वांगलिंग क्योंकि इसकी ऑरा निर्वाणा क्लिंजर के आसपास थी, तो डिवाइन रेट्रिब्यूशन भी अब आने वाला था। बट वर्मिलियन बर्ड सेक्ट में ये डिवाइन रेट्रिब्यूशन को झेलना नहीं चाहता था, क्योंकि चीजें डैमेज होती हैं। लेकिन फिलहाल ये अपनी ऑरा को थोड़ा सप्रेस करता है ताकि निर्वाणा क्लिंजर का जो डिवाइन रेट्रिब्यूशन है अभी ना आए। मॉस्किटो बीस्ट को अपने स्टोरेज स्पेस में रखता है और फिर यहाँ से निकल जाता है स्पेशल बेंडिंग के थ्रू और सीधा उस जगह पे पहुंचता है जहां पर मॉस्किटो बीस्ट का और इन 3 बंदों का बैटल हुआ था। फिर यहाँ से गायब होता है और उस तरफ बढ़ जाता है जहां पर वो लोग थे। मॉस्किटो बीस्ट इधर रिकवर हो चुका था वांगलिंग के पिल्स की वजह से, और जब वो वांगलिंग से बाहर निकलता तो वो काफी गुस्से में था। वांगलिंग भी समझ चुका था उन्होंने कुछ और यूज किया था, वो अगरबत्ती जैसा, नहीं तो ये लोग मॉस्किटो बीस्ट को पकड़ना इतना आसान नहीं है। और वांगलिंग को देखकर तो कि उसका मास्टर है तो ये और एनर्जेटिक का था कि ये तो बदला लेके रहेंगे। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं।